दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी बजट प्रपोजल्स हैं जो फेडरल बजट है 2025-2026, तो उससे कनेक्टेड पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो हमने ऑलरेडी एफटीओ को भी भेजे हैं। तो हम आपके साथ वन बाय वन करके इसको शेयर करते हैं। सबसे पहला है जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स पेज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बगैर चाहे इनकम टैक्स या सेल टैक्स है या एफईडी है वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते। नंबर 2 है जी सैलरी के ऊपर है। सैलरी में आपको पता है कि इनकम टैक्स के सेक्शन 21 क्लॉज एम के अंदर जो लिमिट है वो 32,000 रुपीज़ है पर मंथ। अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 32,000 रुपीज़ होगी, उससे अगर एक्सीड करेगी वो क्रॉस चेक के थ्रू होगी या बैंकिंग चैनल के थ्रू जाएगा। अब लेबर लॉज ने जो फिक्स की हुई है वो 37,000 है मिनिमम सैलरी। तो इनकम टैक्स लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि इसके अंदर जो सैलरी की लिमिट है उसको बढ़ा के 37,000 या इसके बाद अगर मज़ीद बढ़ जाती है या कहीं ज़्यादा है तो उसके मुताबिक इसको बढ़ना चाहिए ताकि दोनों में क्लैश ना। नंबर 3 है मेरे पास जो अमेंडमेंट इन असेसमेंट है। उसमें आपको पता है कि जो नोटिस है वो उसका स्पेसिफाइड टाइम है कि अमेंडमेंट या ऑडिट जो है वो विद इन टाइम फ्रेम पर जो 21-22 सेक्शन के अंदर है उसमें गिवन है, जो विद इन 6 ईयर्स आपकी जो पहली अमेंडमेंट है वो हो सकती है। तो 6 बन जाते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स ईयर इन विच रिटर्न विल बी फाइल्ड। तो अब नोटिस इशू ही जब आखिरी साल में जाके होंगे और उसके भी आखिरी चंद महीनों में, तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स पेयर और जो कंसल्टेंट है वो सारे परेशान होंगे। तो बेहतर यही है कि इनको इशू करने पे भी कोई लिमिटेशन लग जाए कि अगर 1 साल पहले, कम से कम 1 साल पहले इशू करने पे इसकी लिमिट लग जाए कि जब 6 साल एक्सपायर हो रही हो उसे 1 साल पहले अगर ये इशू हो जाए या 2 साल पहले तो सबका फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन एज सच कोई इसमें लिमिट जो है वो इशू करने पे वो नहीं दी हुई, एक्सेप्ट के 6 साल के अंदर हो सकते हैं। कोई भी नया लॉ जी रिकमेंडेशन है विदाउट दी अप्रूवल एंड कंसल्टेशन ऑफ दी स्टेक होल्डर नहीं लगना चाहिए। जैसे आपके पास अभी 7E है, डीम्ड इनकम पे टैक्स है, सुपर टैक्स है 4C का, और CVT जो है वो तीनों के तीनों ही अंडर लिटिगेशन जो है वो कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अगर कंसल्टेशन से होगा तो पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे और लोगों को एतराज़ भी नहीं होगा। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान के जो लोन्स है और काफ़ी चीज़ें इन और आउट हो रही हैं, तो उसके पाकिस्तान के ऑडिटेड अकाउंट्स रिलेटेड टू दी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कैश फ्लो होना चाहिए ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो कि पैसे किधर आए हैं और किधर चले गए। नंबर 6 है मेरे पास के जो एक्सपोर्टर्स की डिमांड है कि उनको पता है, आपको लास्ट ईयर जो बजट आया था उनको उन्होंने मिनिमम टैक्स रिजीम में डाल दिया था और 1% के अलावा 1% ऊपर होगा जो और भी कटेगा वो एडजस्टेबल था, और या प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा विच एवरेज हायर। तो अब उनकी जो सजेशन है वो कहते हैं जी हमें कुछ टाइम और मिल जाए ताकि हम अपनी चीज़ों को सीधा कर लें, क्योंकि अकाउंट्स जनरली वो लोग बना नहीं रहे थे, स्पेशली इंडिविजुअल और AOP कंपनीज तो बना रही होंगी। तो वो चाह रहे हैं कि कुछ हमें वापस उसको रिवाइव किया जाए और स्पेसिफाइड टाइम के साथ इसको फिर बेशक आप मिनिमम या नॉर्मल जो भी है उसमें ट्रांसफर कर दें। परचेज और सेल्स पे जी आपको पता है प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में काफ़ी स्लम्प आ गया। अब देखते हैं इस बजट में रिकमेंडेशन तो यही थी कि इनके रेट्स को कम किया जाए, रैशनलाइज करें। अब देखते हैं कि बजट में अल्टीमेटली रेट 236K परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और 236C सेल ऑफ प्रॉपर्टी, और ऊपर पे फिर इनके जो कैपिटल गेन्स हैं उसके बारे में फिर क्या अगर अमेंडमेंट आती है। नंबर 8 है जी 5 मिलियन की लिमिट है 111(4) सेक्शन में कि अनएक्सप्लेन जो इन्वेस्टमेंट है, जो क्रेडिट है वो आपका 50 लाख तक बाहर से जो पैसा आएगा वो आप बैंक से कन्वर्ट करके सर्टिफिकेट देंगे। सजेशन हम ये दे रहे हैं कि जी लिमिट ख़त्म कर दें, लेकिन वो अमाउंट के ऊपर एक तो वो लीगल मनी हो, ठीक है, कोई इलीगल मनी ना हो, प्लस वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी इंडस्ट्री के अंदर, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर इसकी इन्वेस्टमेंट की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि मुल्क में फिर इन्वेस्टमेंट होगी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी, जॉब्स भी निकलेंगी और टैक्सेस भी कलेक्ट होंगे। 9th पॉइंट है जी नॉन सैलरी के लिए आपको पता होगा इस वक्त के 45% है जी अगर आप 53 लाख से इनकम ज़्यादा हो जाती है एनुअल, और उसके बाद अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो 10% सरचार्ज भी है। तो रिक्वेस्ट यही है कि इसको रैशनलाइज किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे
और 50% को ये टच कर रहे हैं, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए या नॉन सैलरीड पर्सन के लिए देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10th पॉइंट है जी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी कहा था रिड्यूस रेट करेंगे, उसको 20% पे लाएंगे, लेकिन वो 29% पे जाके रुका हुआ है अदर दैन स्मॉल कंपनी, क्योंकि स्मॉल कंपनी ऑलरेडी 20% पे फिक्स है। 11th पॉइंट है जी री स्टेटमेंट ऑफ अपील का ऑल सिस्टम। जी आपको पता है पहले कमिश्नर अपील के पास जाता था, वहाँ से जो सेटिस्फाई नहीं होता था टैक्स पेयर या डिपार्टमेंट, तो वो फिर आगे ट्रिब्यूनल पे चले जाते थे। अब वो 20 मिलियन इनकम टैक्स में लिमिट है, और जहाँ टैक्स की डिमांड होगी, और जो आपका एफईडी सेल टैक्स है 10 मिलियन है और एफईडी में 50 लाख की डिमांड होगी, तो वो सीधा ट्रिब्यूनल में जाएगा। तो एक एप्लीकेट बॉडी जो फैक्ट फाइंडिंग थी उसको ख़त्म किया गया है, तो उससे प्रेशर ट्रिब्यूनल पे और ऊपर अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे भी वो बढ़ जाएगा। 12th पॉइंट है जी, यानी ओल्ड सिस्टम को रिवाइव करें, बेसिकली बात ये हो रही, 2 स्टेजेस में से गुजर के फिर आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। 12th पॉइंट है जी, अब अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको स्टे लेना चाहते हैं तो 30% ऑफ द डिमांड आपको जमा कराना पड़ेगा, जबकि ऑलरेडी एप्रीड बॉडीज ने ये हेल्ड किया हुआ है कि आपको डिमांड जो है उसका कोई भी पेमेंट जो है वो जमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल और अनलॉफुल उन्होंने ट्रीट किया हुआ है और डिसाइड किया हुआ ऑलरेडी, जबकि ये वापस फिर कानून के अंदर इन्होंने इंटैक्ट किया हुआ। तो सजेशन ये है कि इसको वापस इसी को भी ओल्ड सिस्टम पर ले जाया जाए। 13वां पॉइंट है जी, हमारे पास जो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है वो आपको पता है अब 80% के इशू हो रहे हैं, 20% का। जब अब बंदे ने एडवांस टैक्स पे कर दिया है तो फिर उसको 100% सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ना कि वो 20% के लिए फिर वापस रिफंड और अपनी एडजस्टमेंट कराता है। टर्नओवर टैक्स की स्टैंडर्ड रेट 1.25% है, इसमें सजेशन ये है कि इसको रिड्यूस करके कम किया जाए, और जो ऑलरेडी रिड्यूस में है वो तो खैर अपनी जगह पे है, और इसको रैशनलाइज किया जाए। 15 नंबर पॉइंट है जी कि फुल टाइम टीचर्स और रिसर्चर जो कि फाइनेंस एक्ट 2022 ने ख़त्म नहीं किया था, तो अब पुराना जो ऑर्डिनेंस ओरिजिनल अपलोड किया था एफबीआर ने उसमें ये था, अब दोबारा इसको चेंज करके उसको डिलीट किया गया, लेकिन फाइनेंस एक्ट के अंदर ना तो ऐसी कोई प्रपोजल थी और ना ही ये इसको ख़त्म किया गया था, तो उसको वापस रिवाइव करें ताकि जो इक्वल फुटिंग पे लेवल फील्ड प्लेइंग है उसको रन किया जा सके। 16वां पॉइंट है जी कि आपको पता है 6 लाख रुपए के ऊपर जो सैलरी है उस पर 0% टैक्स है, टैक्सेबल एनुअल हो, तो अब कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे हाई हो रही है, इस पर रिकमेंडेशन ये है कि 10 लाख तक इसको ले जाया जाए जिस पे कि फिर टैक्स इसको ना चार्ज हो। 17 नंबर पॉइंट है जी, इसमें आगे जब आप रिटर्न फाइल करते हैं पिछले 4-5 साल से ये हो रहा है कि जहाँ मिनिमम टैक्स आता है वहीं पे ही जो रिटर्न है कभी बाद औक़ात टैक्स ज़्यादातर केसेस में वो टैक्स बढ़ा देती है, यानी नॉर्मल टैक्स को भी मिनिमम में जमा कर दिया जाता है, जो कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है। इसको रिटर्न को और उसकी फार्मूलेशन को पीछे से आईटी डिपार्टमेंट जो कनेक्टेड है उसको विद द कंसेंट ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि रियल टैक्स जो है वो बाहर आ सके। वैसे भी जजमेंट है ट्रिब्यूनल की कि अगर कोई सर्कुलर या कोई रिटर्न इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ है तो प्रवेल लॉ ही करेगा, वो गलत चीज़ जो है या जो भी है वो प्रवेल नहीं करेगा जो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉ और प्रोविजन ऑफ लॉ होगा। तो 18th पॉइंट है जी 7F जो आया है वो बिल्डर और डेवलपर के लिए, उसमें वर्ड ग्रॉस रिसीट यूज़ हो रहा है, जबकि एक बंदा अगर अपनी रिसीट कर लेता है लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र नहीं करता क्योंकि अभी एडवांस आया है, उस सूरत में डबल टैक्स होने का चांस है। एक 7F में रिसीट बेसिस पे उसका 10, 15 या 12.5% लेके उसका वो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा, तो अगले साल जब वो रिसीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगा फिर दोबारा से वो वापस आ जाएगा प्रॉफिट, तो डबल टैक्सेशन जो है वो स्पिरिट ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, इसलिए इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह 7F आने के बाद जो 147(5)(c है बिल्डर और डेवलपर के लिए वो ख़त्म हो गया है, अब अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट उसमें नहीं की गई, तो 5C को जो कि 7F में लोग फॉलो करते हैं उसको ख़त्म होना चाहिए क्योंकि वो एरिया बेस अब उसका वो एप्लीकेबल 147(5)(c अब रहा है। लास्ट है इसका इनकम टैक्स का जी के जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं अगर उसमें किसी भी टैक्सेशन ऑफिसर के जो 5 ऑर्डर्स हैं उसमें से 3 ऊपर जाके नल एंड वाइड या फ्री हो जाते हैं यानी इन्फोर्सेबल नहीं रहते, तो उनको एक रीचेक के लिए उनको एक वार्निंग दी जाए कि भाई अपने ऑर्डर्स को दोबारा से सही करके अब आप इसको
बनाए ताकि टैक्स पेयर को या टैक्स रिजल्ट को अनड्यू परेशानी ना हो। जहाँ टैक्स डिपार्टमेंट ठीक है वहाँ उसको वो ऑर्डर्स पे कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेल टैक्स में जी पहला वही ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस है, उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। सेल टैक्स का पुराना अपील सिस्टम जैसे इनकम टैक्स में वो वापस होना चाहिए। स्टैंडर्ड रेट 18% है, अब 18% के साथ अब इतनी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग में तो सजेशन ये है कि 5% जो है उसको रिड्यूस रेट चार्ज किया जाए और विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के। अब इसका नेक्स्ट फ़ायदा ये होगा कि आपकी फेक और फ्लाइंग इन्वाइसेस जो है वो उसको भी ऑटोमेटिक इसमें से फारग हो जाएगी। अब रिटर्न जो ऑनलाइन फाइलिंग हो रही है उसमें अनड्यू है पर लिमिटेशन और कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, तो उसमें जो लीगल है वो तो ठीक है लिमिटेशन, लेकिन अदरवाइज जो है वो लिमिटेशन उस पर नहीं होनी चाहिए ताकि लोग स्मूथली अपनी रिटर्न्स को फाइल कर सकें, वरना पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। इसका आखिरी है जी सेल टैक्स का 50,000। आपको पता है 73 सेक्शन में सिंगल ट्रांजैक्शन पर लिमिट थी, जो बजट ने कहा जी कि एक पार्टी के साथ टोटल जो ट्रांजैक्शन होगी अगर 50 से ऊपर गया तो क्रॉस चेक होगा। तो 50,000 रुपये में तो अब परचेज इतनी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग में ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल नहीं रहती। इसमें लिमिट को इन्हेंस होना चाहिए, बजाय ये कि आप उसको टोटल ट्रांजैक्शन को पकड़ के 73 सेक्शन को अमेंड कर दें। एक्साइज ड्यूटी में दो सजेशन है जी। एक तो ये कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी का पुराना अपील सिस्टम बहाल होना चाहिए और एफईडी को एक तो रैशनलाइज होना चाहिए। दूसरा एफईडी अब चूँकि गुड्स की सेल टैक्स कलेक्शन की पावर एफबीआर के पास और सर्विस की पीआरए के पास या रिस्पेक्टिव प्रोविंस के पास, तो इसमें जितनी गुड्स और सर्विस रहेंगी उनको रिस्पेक्टिव सेल टैक्स एक्ट में और रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लॉ में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। आईसीटी के लिए जी दो है हमारे पास तो रिकमेंडेशन है कि जिस तरह स्कोप जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में और जो पंजाब के अंदर पीआरए ने बढ़ाया है उसी तरह आईसीटी में भी इसको बढ़ना चाहिए, और ताकि लेवल फ्री प्लेइंग जो है बस पूरे कंट्री में चले। दूसरा ये है कि जो नए लोग इसमें इन होंगे उनके लिए रेट जो है होना चाहिए रिड्यूस होना चाहिए, बेशक इनपुट अभी एडजस्टमेंट उनको ना मिले, ताकि लोग आराम से जैसे बाहर दुबई में और जगहों पे अभी उन्होंने यूके में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है वैल्यू एडेड जो टैक्स है आपका, तो उसी तरह की पैटर्न यहाँ पे अडॉप्ट हो जाए तो आपको रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा और चोरी भी नहीं होगी और फेक और फ्लाइंग इन्वाइसेस जो होगी उसमें भी चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। कुछ हमने उम्मीद की जी ये बजट की प्रपोजल्स जितनी कुछ हमारे पास थी वो आप लोगों से शेयर करें। इसके अलावा अगर कुछ होगी तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही, अब इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।